हेलो एवरीवन। मैंडरिन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन इकोनॉमी की जो क्लासेस की सीरीज चल रही है, जिसको हमने सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए टारगेट किया है, और इवन हालांकि ये सीरीज आरएस के एग्जाम के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, परंतु फिर भी फिलहाल एसआई का एग्जाम आ रहा है जो कि अप्रैल में है। तो अभी अगर इकोनॉमी का बेस तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, हमने जो पहले बजट की क्लासेस करी थी उसके बाद इन्फ्लेशन स्टार्ट किया। महंगाई से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि महंगाई क्या है, फिलिप कर्व क्या है, कौन से आपके ऐसे कारण हैं जिस कारण से महंगाई बढ़ रही है, जिसके अंदर डिमांड पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ना सिर्फ वो बल्कि उनकी स्पीड के आधार पे, स्पीड से आधार मतलब क्या है कि कितनी स्पीड है किसकी। जैसे कि अगर क्रीपिंग, फिर वॉकिंग, फिर रनिंग, फिर गैलोपिंग, फिर हाइपर इन्फ्लेशन, ये जो स्पीड के आधार पे हमने महंगाई को अलग अलग बांटा है, जिसमें कुछ परसेंटेज हमने तय कर रखे हैं। जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन होती है वो 3% तक होती है, वॉकिंग इन्फ्लेशन को 3% से 10% तक माना गया है, फिर रनिंग इन्फ्लेशन आती है वो 10% से लेकर 20% तक है, और रनिंग के बाद फिर गैलोपिंग है। जो गैलोपिंग इन्फ्लेशन है वो आपकी 20% से लेकर 40%। और यदि महंगाई का आंकड़ा 50% से ऊपर चला जाता है तो उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। ये चीज़ आपने पढ़ ली थी। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कैसे कैसे इफेक्ट के आधार पे, इफेक्ट यानी कि आपने देखा, हमने कोर इन्फ्लेशन की बात करी, हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करी। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, सारे की सारे आइटम्स हम जब महंगाई को मापने के लिए इंक्लूड कर लेते हैं उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन यदि इनमें से मैं खाने पीने की चीजें और तेल, कच्चा तेल, ईंधन जिसको हम बाहर से आयात करते हैं, इन दोनों को निकाल दो तो मुझे कौन सी इन्फ्लेशन मिलेगी? कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का बढ़ना भारत के लिए गंभीर चुनौती है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था में कुछ कमियों को दिखाता है। लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन का बढ़ना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अंशकालिक जो बदलाव होते हैं अर्थव्यवस्था में, जैसे कि मानसून जब आएगा तो आप जानते हैं कि जो सब्जियां होती है वो महंगी हो जाती है, क्योंकि बारिश के कारण हरी सब्जियों का वेस्टेज ज़्यादा होता है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। प्याज, ऑनियन, टमाटो, इनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो हमको वहाँ महंगाई खाने की चीज़ों की वजह से देखने को मिलती है। दूसरा, जैसा आप जानते हैं कि 2022 और 23 के अंदर विश्व के अंदर युद्ध चले, यूक्रेन का, रशिया का युद्ध हुआ, फिर इसराइल और हमास का युद्ध चला जिसके अंदर ईरान भी शामिल था। अब इन युद्धों से क्या हुआ, कच्चा तेल था जो विश्व के अंदर, उसके प्राइस बढ़ने लगे। तो कच्चा तेल हम तो 85% अपना इंपोर्ट करते हैं, तो उस कारण से हमारी जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है बढ़ने लगी। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में खाना पीना और कच्चा तेल दोनों इंक्लूड होता है, और उसका बढ़ना शॉर्ट टाइम की प्रॉब्लम दिखाता है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन का बढ़ना हमारी अर्थव्यवस्था की जटिल समस्याओं को दिखाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट थी। फिर हमने देखा समय स्थिति के आधार पे, जैसे कि श्रिंकफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ग्रीडफ्लेशन, और ना सिर्फ ये, इन्फ्लेशन का विपरीत शब्द होता है डीफ्लेशन, अपस्फीति, फिर डिसइन्फ्लेशन। ये सारी की सारी टर्म हमने लास्ट क्लास में देखी थी। जिन्होंने इस क्लास को नहीं देखा, एक बार आप उसको देखें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। फिर ये तो हमने देख लिए कि मुद्रास्फीति के कौन से प्रकार होते हैं, किस आधार पर। फिर हमने ये भी देखा कि मुद्रास्फीति को मापते कैसे। उसके लिए हमने जो आंकड़ों का इस्तेमाल किया था वो था होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, ये भी केवल और केवल गुड्स, वस्तुओं को नापता है, जबकि आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो ना सिर्फ गुड्स, वस्तुओं को, बल्कि सेवाओं को भी सम्मिलित करता है। तो ये दोनों चीजें जो हमने पढ़ी, ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट थी। उसके अंदर हमने ये भी देखा कि इनका रिसेंटली बेस ईयर चेंज हुआ है। तो जब हम बात कर रहे थे डब्ल्यूपीआई की, तो डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर 2022-23 कर दिया गया, इससे पहले 2012 था। जब हम बात करते हैं सीपीआई की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो अभी रिसेंटली आपने देखा ना सिर्फ जीडीपी बल्कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एंड उसके साथ तीसरा हमारा सीपीआई, इन तीनों का बेस ईयर भी चेंज किया गया। जहां जीडीपी का बेस ईयर पहले 2011-12 था, सीपीआई का बेस ईयर 2012 था, तो अब इनको बदल के 2022-23 किया गया है। जबकि सीपीआई का जो बेस ईयर था, किसका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, उसका बेस ईयर हमने 2024 किया। ये आंकड़े जो बात करी बहुत इंपॉर्टेंट थे। वहां पे हमारी पिछली क्लास खत्म हो गई थी, उसके बाद हम वापस आज कंटिन्यू कर रहे हैं। उस कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा आपको मैंने बैकग्राउंड बता दिया। बैकग्राउंड के साथ आपने ये देख लिया कि कैसे कैसे बढ़ रही है। फिर डब्ल्यूपीआई सीपीआई के हमने डिफरेंस देख लिए थे, उसका बेस ईयर जो चेंज हुआ उसकी बात कर ली थी। अब इसके साथ अब हमें क्या देखना है, सबसे पहली टर्म जो आज हमारे काम की है वो है एक तो बेस इफेक्ट और दूसरा है जीडीपी डिफ्लेटर। बेस ईयर तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बेस ईयर क्या होता है। बेस इफेक्ट क्या होता है, पिछले वर्ष की स्थिति का असर वर्तमान साल की मुद्रास्फीति को कैलकुलेट करते हैं, वो दिखता है। फॉर एग्जाम्पल 2020 और 21 में क्या आया था आपको, कोविड आया। कोविड तो 20-21 में जब कोविड आया
तो अर्थव्यवस्था बहुत निचले स्तर पर थी, महंगाई का स्तर बहुत ज़्यादा था। अगर आप उसकी तुलना उससे 2 वर्ष बाद में करोगे तो आपको बहुत बड़ा फर्क दिखाई देगा। आप समझ गए? मेरा कहने का मतलब है कि जब आप इस साल के आंकड़े निकालते हो और इस साल के आंकड़े निकालने में आप पिछले साल का डाटा इस्तेमाल करते हो, तो वो जो फर्क होता है उसको हम बेस इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद हमने देखा जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर सिर्फ आपको आपकी पूरी अर्थव्यवस्था में जो महंगाई है उसको दिखाता है। और कैसे दिखाता है? ये जीडीपी के 2 आंकड़े होते हैं, एक होती है आपकी नॉमिनल जीडीपी और दूसरी जीडीपी होती है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मतलब नाम मात्र की जीडीपी। कहने का मतलब है वो जीडीपी जिसको हम करंट प्राइसेस के आधार पे देखते हैं, वो जीडीपी जिसके अंदर महंगाई के आंकड़े शामिल होते हैं, वो उसकी तुलना आप किसके साथ करते हो? रियल जीडीपी, यानी कि वो जीडीपी जो कि स्थिर मूल्यों पर ज्ञात की जाती है और वो जो बेस ईयर पर आधारित होती है उसको हम रियल जीडीपी कहते हैं। तो इन दोनों को जो आप फॉर्मूले से लिखते हो, किस किस को? इन दोनों को। कौन सी बताई मैंने आपको? 1 सेकेंड। मैंने बताया आपको यदि आप नॉमिनल जीडीपी की तुलना रियल जीडीपी से करते हो, अब चूंकि हम परसेंटेज में कर रहे हैं तो इसका हम 100 से गुणा करेंगे, तो इसका जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको हमने क्या कहा? वो है आपका जीडीपी डिफ्लेटर। क्लियर है? जीडीपी डिफ्लेटर। और ये जीडीपी डिफ्लेटर की टर्म आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम याद रखनी। और मैंने बताया जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो अर्थव्यवस्था में पूरी महंगाई को एक साथ आंकता है। अर्थव्यवस्था में जो कंप्लीट महंगाई है उसके आंकड़े को दर्शाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि महंगाई के आंकड़े को दर्शाता है। परंतु इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो महंगाई के आंकड़े को दर्शा रहा है, ये आंकड़ा संपूर्ण हमारी जीडीपी या अर्थव्यवस्था का आंकड़ा है। क्योंकि आपने ऑलरेडी इस महंगाई को मापने के लिए 2 आंकड़ों का इस्तेमाल किया। एक आंकड़ा था आपका डब्ल्यूपीआई और दूसरा आंकड़ा था सीपीआई। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। जो डब्ल्यूपीआई था वो आपका डब्ल्यूपीआई जो आपके थोक आधार पर, यानी कि जो उपभोक्ता उसको जो उत्पादक करता है, जो बिजनेसमैन है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, उसके स्तर पर क्या महंगाई है उसको चेक करते हैं। जबकि सीपीआई में जो ग्राहक है, अंतिम कंज्यूमर है, जो उस सेवाओं का फायदा उठाता है, उसके वहां पर क्या महंगाई है उसको चेक करते हैं। जबकि जीडीपी डिफ्लेटर पूरी अर्थव्यवस्था की महंगाई को चेक करता है। तो तीनों आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये तीनों मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसके अलावा बेस इफेक्ट की चर्चा करी। अब इसके साथ अब आपने ये तो देख लिया कि महंगाई को कैसे नापते हैं। तो 3 आंकड़े, एक सीपीआई के माध्यम से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दूसरा डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स से हम थोक के आधार पर महंगाई कितनी वो नापते हैं। और तीसरा था आपका जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर कितनी महंगाई है उसको एक साथ मापने में हमारी मदद करता है। क्लियर? अब ठीक है, पता चल गया कि सर महंगाई है, उस महंगाई का हल कैसे करें। अब इस महंगाई का यदि आपको हल निकालना है, उसके 2 प्रकार के हल होते हैं। बेसिकली कैसे? एक सरकार का प्रयास और दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रयास। कौन से तरीके होते हैं? 2 तरीके। अगर आपको महंगाई पता चल गई कि महंगाई कितनी है, क्या है, और इस महंगाई को आपको क्या करना है? नियंत्रित करना। अब महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास 2 उपाय। कैसे? एक उपाय है जो कि भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, और दूसरा प्रयास है वो कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, जो हमारा केंद्रीय बैंक है। हालांकि ये जो हमारा केंद्रीय बैंक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रयास करती है उसको हम बोलते हैं राजकोषीय नीति। क्या बोलते हैं उसको? राजकोषीय नीति। जबकि जो आरबीआई का प्रयास है उसको बोलते हैं मौद्रिक नीति। अंग्रेजी में इसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी। और जो मौद्रिक नीति उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इसको आप जरूर नोट करके रखें, चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट या फोटो खींच सकते हैं। तो क्लियर है?
महंगाई को नियंत्रित करने के लिए दो हमारे पास आधार है। एक आधार है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रयास करती है, उसको बोलते हैं राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी। दूसरा प्रयास है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रयास करता है उसको हम क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। पिछली क्लास में मैंने इसके कुछ टूल्स होते हैं उसकी बात करी। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लेके आता है, इसके लिए आरबीआई के पास दो प्रकार के टूल होते हैं। क्या होते हैं? टूल यानी कि ऐसे मेथड जिससे आप महंगाई को नियंत्रित कर रहे हो। पहला टूल जो होता है उसको बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिन चीजों को हम गिन सकें, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मात्रात्मक। और दूसरा टूल होता है उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी के आधार पे, उसमें मात्रा इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन इसको हम बोलते हैं गुणात्मक। क्लियर है? जबकि सरकार जो प्रयास करती है वो कैसे हैं, उसको हम फिस्कल टूल कहते हैं या राजकोष को नियंत्रण करने के टूल कहते हैं। इंग्लिश में उसको हम फिस्कल टूल्स भी कह सकते हैं। बेसिकली इस महंगाई को नियंत्रण करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है जिसको हमें बहुत बढ़िया समझना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रयास क्या हो जाएंगे? राजकोषीय नीति का हिस्सा हो जाएंगे, जो कि फिस्कल पॉलिसी है। और उसमें कौन से टूल इस्तेमाल करते हैं? फिस्कल टूल्स। जबकि आरबीआई जो नियंत्रित करता है उसके लिए उसके पास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के टूल हैं, जो कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है सर। अब इस फिस्कल पॉलिसी के अंदर कौन से टूल्स आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है उसके अंदर जो टूल्स आते हैं उसके अंदर क्या है? सरकार के पास ऑप्शन है कि सरकार कर की रेट को बढ़ा सकती है या कर की रेट को घटा सकती है। क्लियर है? इस कर में चाहे आपका इनकम टैक्स हो, चाहे आपका कॉर्पोरेट टैक्स हो, या फिर आपका चाहे जीएसटी हो, ये सारे के सारे प्रावधान किसके पास है? सरकार के पास है। सरकार चाहे तो जो आपका पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं जो आज जीएसटी के दायरे से बाहर है, उनके ऊपर वैट बढ़ा सकती है, उनके ऊपर एक्साइज लगा सकती है, कस्टम लगा सकती है। एक्साइज क्या होता है? एक्साइज टैक्स उसको कहते हैं जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है, उत्पादन होता है, उसके ऊपर लगने वाले टैक्स क्या है? एक्साइज टैक्स। जबकि कस्टम टैक्स क्या होता है? जो बॉर्डर पर चीजों का आदान प्रदान होता है। यानी कि मान लो आपका मुद्रा पोर्ट है या फिर आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, कहाँ? मुंबई में। उस पोर्ट के ऊपर कोई वस्तु आ रही है, जा रही है दूसरे देशों पे, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो होता है आपका कस्टम टैक्स। और जो आप उत्पादन के ऊपर टैक्स लगा रहे हो उसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन टैक्स। क्या बोला मैंने आपको? उत्पाद कर या एक्साइज। ठीक है? क्लियर है यहां तक बातें? अब हमारा टास्क क्या है? अब हमको पहले ये देखना है, क्योंकि मेन महंगाई को कंट्रोल करने वाला कौन है? आरबीआई। और मैंने पिछली क्लास में बताया था आरबीआई के पास के लिए कौन सा टूल है? वो टूल है इसके पास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इन दोनों टूल का इस्तेमाल करती है। हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि सर क्वांटिटेटिव टूल्स कौन से हैं और क्वालिटेटिव टूल्स कौन से हैं। क्लियर है? अब अपन वहां बढ़ते हैं दोनों के ऊपर। हम यहाँ इस चार्ट को बहुत बढ़िया समझ लेना, ये एक बड़ी पिक्चर है नहीं, और इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में इसको जरूर नोट कर लो। डन? आगे बढ़े। हाँ जी, कहां पहुंच गए अपन? यस। अब हम कहां पहुंच गए? हम पहुंच गए कि सर महंगाई को या मुद्रास्फीति को, यहां देखो मुद्रास्फीति गलत लिखी है। मुद्रास्फीति में ये मात्रा आपकी बड़ी होगी। कौन सी होगी? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति ये एग्जैक्ट वर्ड है। हिंदी की अशुद्धियों को भी ध्यान रखना है, एग्जाम में अपने काम आएगी। ठीक है? तो ये मुद्रास्फीति वर्ड है, वो गलत लिखा है। क्लियर है? अब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के कौन से उपाय? तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जब हम बात कर ही रहे हैं तो हमने बात करी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। उसके पास क्या है? जैसे देखो ये महंगाई है, इस इन्फ्लेशन को दिखा रखा है, ये बुल बहुत तेजी से दौड़ रहा है, मतलब कि महंगाई बढ़ रही है, इसको रोकने का प्रयास कर रहा है। ये कौन है? ये सरकार मान सकते हो। अभी हमारे इस संदर्भ में ये कौन है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है ये? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आरबीआई। आरबीआई इसको कंट्रोल करने का प्रयास कैसे कर रहा है? इंटरेस्ट रेट में बदलाव कर। आरबीआई के पास क्या साधन है कि वो इंटरेस्ट रेट में बदलाव करे? उसके पास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या है सर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? इसके बारे में पढ़ेंगे, वो स्टैटिक है, अभी देखेंगे नेक्स्ट 2-3 स्लाइड में। हालांकि वो मैंने आपको बताया था 6 मेंबर की बॉडी है जो कि इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में रोकती है। लेकिन कैसे रोकती है? तो इनके पास, आरबीआई के पास टूल है। कौन सा टूल है आरबीआई के पास? आरबीआई के पास मॉनेटरी पॉलिसी।
मॉनेटरी पॉलिसी में दो टूल बताए थे, एक होता है मात्रात्मक जिसको हमने बोला क्वांटिटेटिव, और दूसरा होता है आपका गुणात्मक जिसको हमने बोला क्वालिटेटिव। अब कौन से टूल है मात्रात्मक, तो मात्रात्मक टूल के नाम शॉर्ट में मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखे हैं। कौन से थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, देखो, ठीक है, दिख रहा है, आराम से विजिबल होगा, आई होप। यस, नहीं होता तो आप कमेंट में बता देना। अब देखो कौन से टूल है मात्रात्मक, तो मात्रात्मक सबसे पहला लिखा है बैंक रेट। क्या होता है बैंक रेट, इसको यही समझते हैं। तो बैंक रेट क्या है आखिर, ये भला क्या है बैंक रेट, तो बैंक रेट क्या है, बैंक रेट वो ब्याज की दर है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किससे चार्ज करता है, व्यापारिक या कमर्शियल बैंकों से। तो हमारा एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनसे। लेकिन बैंक रेट की जो दर है वो लंबी अवधि में, और वो लंबी अवधि कितनी होती, एक साल से अधिक के लिए यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है, वो जिस दर पे रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट। एक चीज हो गई, ठीक है सर, बैंक रेट हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा सर, CRR, इसको क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। मैंने आपको बताया था इन टर्म्स के नाम आपको इंग्लिश में भी याद होने चाहिए। कैश रिजर्व रेशियो यानी कि कैश को रिजर्व में रखना है। क्या टूल है आखिर ये, क्या टूल, देख लेते हैं। अब हमारे पास टूल कौन सा है, दूसरा टूल है सर कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो वर्तमान के अंदर इसकी दर 4% है। ये वो टूल है जिसके माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको बाध्य करता है, बैंकों को। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको बाध्य करता है, बैंकों को। तो बैंक मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया या HDFC हो गया, कोई भी हो गया, इन बैंकों को अपनी जो पूंजी इनके पास जमा है, इनके पास जमा कौन करेगा पूंजी, आपके मेरे जैसे कस्टमर। हमारा जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है, हमारा करंट अकाउंट होता है, ये सारे के सारे खाते हमारे इन बैंकों में होते हैं। इन बैंकों में जो हम पैसा क्या करते हैं, हम जमा करते हैं। इन बैंकों में हम क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं। अब जो पैसा हमने जमा किया है, उस जमा पैसे का 4%, इस जमा पैसे का, ये जमा किसका है, आपका और हमारा ग्राहकों का, कस्टमर। ये सेविंग बैंक का हो सकता है, ये करंट बैंक का हो सकता है, मतलब चालू खाते का हो सकता है, सेविंग अकाउंट का होगा, करंट अकाउंट का होगा, ठीक है, किसका, करंट अकाउंट का या फिर सेविंग अकाउंट का। ठीक है, अब ये जो पैसा है, इस पैसे का 4% पैसा जो कि पूंजी किसकी है, इन बैंकों की, वो पैसा कहाँ रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना है। कहाँ रहेगा, RBI के पास में। अब RBI के पास ये जो पैसा है, इस पैसे के ऊपर इन बैंकों को ब्याज मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, ब्याज आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब कैश रिजर्व रखने से इन बैंकों को नुकसान है, क्योंकि इसके ऊपर इनको ब्याज भी नहीं मिल रहा है। समझ गए आप, ये एक कहानी खत्म। ये है आपका कैश रिजर्व रेशियो, इतना ही समझना। सर ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो समझ में आ गया। फिर इसके बाद कौन सा टूल था, इसके बाद नेक्स्ट टूल है SLR। क्या नाम है, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। इसका नाम क्या है, SLR। क्या है SLR, SLR की दर वर्तमान में कितनी, 18%। ये वो पैसा है, ये कैश भी हो सकता है, ये गोल्ड भी हो सकता है, ये गवर्नमेंट के बॉन्ड या सिक्योरिटीज भी हो सकते हैं, जिनको हम सरकारी प्रतिभूतियां कहते हैं। अब ये तीनों, कोई भी बैंक कौन सा है, वही सेम अपने फेवरेट बैंक, कौन से बैंक थे अपने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा हमने HDFC लिया। अब ये जो बैंक है, ये बैंक, इनके पास जो हमारा ग्राहकों का पैसा जमा है, इस पैसे का कितना परसेंट, 18%। किसके पास जमा करते हैं, ये पैसा जमा करते हैं RBI के कहने से। किसके कहने से, RBI के कहने से ये बैंक 18% पैसा खुद के पास रखते हैं, लेकिन इसको ये किसी को लोन देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस पैसे पर RBI इनको क्या देता है, ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है। तो इन बैंकों को इस पर कमाई होती है। लेकिन आखिर क्यों 18% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को बोला कि आप खुद के पास रखो, लोन भी तो दे सकते हैं। रीजन ये है क्योंकि इसका नाम क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विड, यानी कि जो पूंजी की तरलता है, मार्केट के अंदर कितना पैसा है,
कितना पैसा नहीं है, उसको मैनेज करने का काम आरबीआई का। उस चीज को मैनेज करने के लिए एसएलआर का 18% जो है वो पैसा आरबीआई इन बैंकों को अपने पास रखने के लिए बोलता है, और इस पैसे के ऊपर इनको ब्याज है। क्लियर है? डन। यहां तक अपनी एसएलआर वाली चीज हो गई। नेक्स्ट, इसके अलावा क्या था सर? नेक्स्ट था रेपो रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने आगे लिख भी रखी। पॉलिसी रेट है और वर्तमान में इसकी दर 5.50% है, जिसको जून के अंदर, जून की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये तय किया गया था। और जो लास्ट हमारी अगस्त की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई थी 1 महीने पहले, तो अगस्त की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर भी इन्होंने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। तो आज वर्तमान में रेपो रेट कितनी है? वो आपकी 5.5% है। और रेपो रेट को हम क्या बोलते हैं? पॉलिसी रेट बोलते हैं। ये किसके काम आती है? ये आरबीआई का एक मात्रात्मक उपाय है जिसके माध्यम से आरबीआई महंगाई को नियंत्रित करता है। डन। अब हम देखेंगे सर रेपो रेट क्या है, देखते हैं। चलो, व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट मैंने आपको कौन सी रेट बताई थी पहले? बैंक रेट। जो बैंक रेट है वही रेपो रेट है, लेकिन फर्क क्या है? रेपो रेट में आरबीआई इन बैंकों को क्या देता है? लोन देता है। और वो लोन कौन सी अवधि का? छोटी अवधि। और ये छोटी अवधि कितनी है? 1 साल से कम। इस 1 साल से कम अवधि के लिए जो आरबीआई के द्वारा पैसे इन बैंकों को दिए जाते हैं, उसकी एवज में जो इंटरेस्ट रेट इनको ली जाती है, वो इंटरेस्ट रेट कौन सी होगी? रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास जो पूंजी है उस पूंजी को इन वाणिज्यिक बैंकों को देता है। जब इन वाणिज्यिक बैंकों को देता है तो वो जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उस रेट को हम रेपो रेट बोलते हैं। लेकिन ये रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, 1 साल से कम अवधि के लिए होती है। जबकि हमने जो पहले कौन सी रेट पढ़ी थी जिसका नाम था बैंक रेट, तो बैंक रेट कौन सी अवधि है? वो भी सेम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बाकी बैंकों को जो पैसा दिया जाता है, लोन दिया जाता है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वही है। लेकिन बैंक रेट होती है लंबी अवधि के लिए, यानी कि 1 साल से अधिक। क्लियर? तो आपको दोनों क्लियर हो गए, रेपो रेट भी क्लियर है और बैंक रेट भी क्लियर है। कोई डाउट यहाँ पे? ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब वापस चलते हैं अपने मेन जो हमारे टूल्स हैं। तो हम कहाँ पे हमारे टूल्स हैं? अब जो हमारे टूल्स हैं नेक्स्ट, वो टूल आपका कौन सा है? वो है आपका रिवर्स रेपो रेट। कौन सा है? रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होती है अभी देख लेते हैं। नेक्स्ट, रिवर्स रेपो रेट। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो अब रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो देखो, रेपो रेट बड़े अच्छे से समझ आई होगी आपको, और साथ में आपको बैंक रेट भी समझ में आई होगी। अब रिवर्स रेपो रेट जनरली रेपो रेट का उल्टा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? रिवर्स रेपो रेट। अब देखो, आर का मतलब हो गया रेपो रेट, और इसका उल्टा इसी के लिए आगे एक और लगा दिया, रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है क्या? मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ। रेपो रेट क्या थी? रेपो रेट थी जिसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी व्यापारिक बैंकों को जिस दर के ऊपर लोन देता है छोटी अवधि का, वो थी। अब इसमें क्या होता है? रिवर्स के अंदर बैंकों से धन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास लेता है, और इन बैंकों को क्या देता है? ब्याज देता है या इंटरेस्ट देता है। तो धन कहाँ जा रहा है? धन बोल सकते हो इसको, या आप लोन बोल सकते हो। तो लोन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन बैंकों को ब्याज दी। ये है आपका रिवर्स रेपो रेट। जबकि रेपो रेट क्या था? बिल्कुल वापस इधर ही देखते हैं। ये आरबीआई था। ये आरबीआई इन व्यापारिक बैंकों को क्या दे रहा था? इन व्यापारिक बैंकों को लोन दे रहा था, और बदले में आरबीआई इनसे इंटरेस्ट या ब्याज वसूल रहा था। तो ये आपकी रेपो रेट हो गई, और ये आपका रिवर्स रेपो रेट हो गया। दोनों डायग्राम क्लियर है आपको? इसकी आप एक फोटो खींचना चाहते तो खींच सकते हैं। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जब महंगाई होती है। जब महंगाई होती है तो महंगाई क्यों होती है? कि जनता के हाथ में पैसा है, उस पैसे को वापस खींचना है। कैसे खींचोगे आप? उस पैसे को वापस खींचने से आरबीआई क्या करता है? आरबीआई कभी भी जनता से डायरेक्टली डील नहीं करता, वो तो बैंकों के माध्यम से करता है। तो आरबीआई इन बैंकों को टाइट करता है,
और इनके पास से पैसे अपने पास खींच लेगा। जब एसबीआई से पैसे आरबीआई के पास चले गए तो ये बैंक जो होते हैं वो लोन नहीं दे पाएंगे। जब ये किसी ग्राहक को लोन नहीं दे पाएंगे तो आम जनता के पास पैसा क्या पहुंचा? कम। जब आम जनता के पास पैसा कम पहुंचा तो ऑटोमेटिक महंगाई धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि मांग कम हो जाती है। जब मांग कम होगी, सपोज करो आज आपके पास 10 लाख रुपए, तो आपकी इच्छा होगी मैं 10 लाख रुपए को खर्च करूं, मैं लूं, गाड़ी ले लूं, वो ले लूं। अगर मान लो किसी कारण से आरबीआई ने बैंकों से पैसा खींच लिया अपने पास, तो बैंक क्या करेंगे? बैंक के पास पूंजी कम होगी तो बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देंगे। जैसे ही वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, सारा का सारा पैसा बैंक, और बैंक से वापस कहाँ चला गया? आरबीआई के पास। इस तरह से वो महंगाई को नियंत्रित करता है। ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके अलावा और कौन से टूल बाकी थे वो देखिए। तो रेपो रेट, बैंक रेट देख लिया, कैश रिजर्व रेशियो देख लिया, स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो देख लिया, रेपो रेट देख लिया, रिवर्स रेपो रेट देख लिया। अब आया आपका एमएसएफ। एमएसएफ का फुल फॉर्म है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है क्या? चलो इसको भी देख लेते हैं सर क्या है। एमएसएफ जो है उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये एक ब्याज की दर है या इंटरेस्ट रेट है। सारे की सारी इंटरेस्ट रेट ही है जो अभी हम पढ़ रहे थे। ये इंटरेस्ट रेट एक बैंक दूसरे बैंक से चार्ज करता है। एक बैंक दूसरे बैंक से चार्ज करता है जब ये दोनों बैंक एक दिन के लिए धन का आदान प्रदान करते हैं। क्लियर है? एक दिन के लिए जो धन का आदान प्रदान करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। क्लियर है? इसको हम एमएसएफ बोलते हैं। एक दिन का पैसा चाहिए, क्यों चाहिए? कई बार इमरजेंसी होती है, बहुत बड़ा बैंक का कस्टमर होता है, वो कहता है सर मुझे लोन चाहिए 50 लाख का, 1 करोड़ का। अब बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर, तो बैंक उसको छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। तो बैंक क्या करेगा? बैंक उस कस्टमर को लोन देने के लिए कहीं ना कहीं से एक दिन के लिए लोन लेगा आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एमएसएफ बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं आगे। ये आपका एमएसएफ क्लियर। अब देखो कौन सा ऐसा टूल है जो बच गया। बैंक रेट हो गया। बैंक रेट क्या? लंबी अवधि के लिए जो आरबीआई बैंकों को पैसा दे। सीआरआर ये कैश रिजर्व रेशियो है। 4% पूंजी, बैंक अपनी 4% पूंजी आरबीआई के पास रखते हैं, आरबीआई इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं। एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो है, ये वर्तमान में 18% है। और इसके अंदर क्या होता है? जो बैंक है वो बैंक अपने पास अपनी पूंजी का 18% रखता है, क्योंकि इसको किसने बोला है? आरबीआई ने। क्या रख सकते हैं? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो गया, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, कैश हो गया, गोल्ड हो गया, ऐसी चीज जिसको आप तुरंत बेच सकते हो, पैसे इकट्ठे कर सकते हो। फिर रेपो रेट, रेपो रेट को हमने पॉलिसी रेट बोला है, और वर्तमान के अंदर ये कितनी है? 5.5% है, और बहुत इंपॉर्टेंट है रेपो रेट, मैंने बताया। और रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। वो लोन की क्या रेट है वो। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट के अंदर इसका रिवर्स है किसका? रेपो रेट का। इसमें आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है और बैंकों को लोन देता है। फिर हमने एमएसएफ पढ़ा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एमएसएफ क्या होती है? जब बैंक को एक दिन के लिए पैसा चाहिए तो उस एक दिन के लिए कौन सा इंटरेस्ट रेट पे करेगा, उसको एमएसएफ कहते हैं। ये आरबीआई के कौन से टूल्स हो गए? मात्रात्मक उपाय हो गए। कौन से टूल्स हो गए? मात्रात्मक उपाय। एक मैंने आपके लिए पूरा ग्राफ बनाया था, वो स्लाइड कहाँ है देख लें। ये महंगाई को नियंत्रित करने के लिए जो आरबीआई के पास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के माध्यम से टूल है, उसके अंदर अभी हमने ये कौन से देखे? मात्रात्मक टूल देख लिए, क्वांटिटेटिव टूल देख लिए। अब क्या बचा? गुणात्मक। गुणात्मक बहुत सिंपल होते हैं, गुणात्मक की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनको भी देख लेते हैं गुणात्मक टूल्स कौन से। ठीक है, अब आगे हम इसमें, ये हैं आपके क्वांटिटेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं? गुणात्मक। 1 सेकेंड अभी देख लेते हैं, इसको भी अभी हल करते हैं ताकि कुछ पीछे ना बचे। कोई ऐसी चीज नहीं बचनी चाहिए जिससे हमको एग्जाम में मलाल रहे। ठीक है, अब आते हैं आप। हाँ जी, तो सर क्या है गुणात्मक टूल? देखो गुणात्मक टूल के अंदर ये कुछ ऑप्शंस है। मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? मान लो कोई कस्टमर है, उस कस्टमर को लोन लेना है। जब आप लोन लोगे तो लोन की जगह आपको कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा, जिसे हम इकोनॉमी की टर्म्स में कोलेटरल कहते हैं। आपको कोलेटरल रखना है, उस कोलेटरल की सीमा बढ़ा दो। मान लो आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो 1 करोड़ के लोन पे कई बार बैंक बोलता है ठीक है, कम से कम आप मेरे पास 80 लाख कुछ गिरवी रखो, तो मैं आपको 1 करोड़ का लोन। उस 80 लाख की सीमा को बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया जाए,
ये 1.5 करोड़ का दिया है, उसको बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ाना। दूसरा क्या है, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। भाई ऐसा है, कई बार गलती से किसी उपभोक्ता से उसने कोई लोन लिया होगा और वो लोन टाइम से चुकता नहीं कर पाए, तो अगर वो टाइम से लोन चुकता नहीं कर पाए तो आप क्या करोगे, उसका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। तो बैंक ये नियम बना सकता है कि यदि मान लो गलती से किसी का एक बार लोन चुकता टाइम से नहीं हुआ या एक किस्त उसने टाइम से नहीं पे गई, तभी हम उसको फ्रीडम देते हैं कि वो लोन ले सकता है। तो ये कुछ कंज्यूमर के क्रेडिट रेगुलेशन, जो आपका सिविल स्कोर होता है उसके निर्धारण करना क्या है, वो एक गुणात्मक उपाय। फिर रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, कितना दे सकते हो, कैसे दे सकते हो वो। मोरल सुएशन, फिर नैतिक निर्णय होते हैं कुछ। पता है कि जैसे कि मेहुल चौकसी, उसके बाद आपका नीरव मोदी, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो लोन लेकर के भारत से भाग गए। अब ऐसे लोगों को लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उसके ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी बैंक के ऊपर। फिर क्या है, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या है, मान लो HDFC बैंक है, HDFC बैंक क्या करना चाहता है, अपनी शाखाओं को बढ़ाना चाहता है। क्या बढ़ाना चाहता है HDFC बैंक, ये HDFC बैंक है और ये अपनी ब्रांच को बढ़ाना चाहते हैं कि मान लीजिए मुंबई के अंदर ऑलरेडी इस HDFC बैंक की 30 शाखाएं हैं और ये चाहता है कि मैं 3 शाखाएं और बढ़ा दूं, क्योंकि मुंबई के अंदर बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है लोन की, पैसे की, तो इस बैंक को फायदा है। लेकिन RBI ने देखा कि ये बैंक सही काम नहीं कर रहा, इसके जो लोन दिए हैं वो फंस रहे हैं, इसको कंट्रोल करना है, मेरे को महंगाई को नियंत्रित करना है, तो डायरेक्ट एक्शन ले लेगा। बोला आप ब्रांच नहीं बढ़ाओगे, आप 50,000 से ऊपर किसी को लोन नहीं दे सकते। ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है जिसको हम यूज कर रहे हैं, समझ गया। इसका यूज करके वो डायरेक्ट एक्शन ले सकता है, समझ गया। ये कुछ एग्जाम्पल, ये सारे सारे कौन से टूल है, ये गुणात्मक उपाय। इनको हम वापस एक बार मैंने इसमें डाल रखा है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे जिससे कि चीजें आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका थोड़ा सा मैं आपको एक बार ब्रीफ दे देता हूं ताकि क्या है ना, आपको हेल्प हो जाए। ये रहे गुणात्मक उपाय, इस पे आप एक बार इसको जरूर पढ़ें अभी। इससे क्या होगा ना, आपको जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे कि आखिर, क्योंकि देखो जनरली मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट जो हैं वो मात्रात्मक उपाय, क्वालिटेटिव टूल्स को बहुत बढ़िया से करते हैं, लेकिन जो गुणात्मक उपाय है वहां वो थोड़ा सा फंस जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है। अब देखो क्या क्वालिटेटिव टूल्स में क्या होता है, इसमें धन की कुल मात्रा नहीं बल्कि उसकी सही दिशा, उसका प्रवाह, उसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, किस तरफ लोन जा रहा है, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट अपना पहला था। मार्जिनल रिक्वायरमेंट RBI यह तय करती है कि किसी विशेष प्रकार का जो ऋण है उसके लिए आप क्या गिरवी रखोगे, कितना रखोगे। तो यदि आप मार्जिन बढ़ा दोगे तो बहुत कम लोग हैं वो लोन ले पाएंगे। जब बहुत कम लोग लोन लेंगे तो मांग बढ़ जाएगी, महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। बहुत सीमित शब्दों में मैंने आपको ब्रीफ से समझाने का प्रयास किया। उसके बाद कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, उपभोक्ता ऋण नियंत्रण। यानी कि मैंने आपको बताया कि यदि किसी कस्टमर को टीवी, कार, फ्रिज कुछ भी खरीदना है, अब इसको खरीदने के लिए उसकी कुछ ऋण की अवधि होगी, ब्याज की दर फिक्स होती है। इन सब को मिनिमम कितने इंटरेस्ट रेट हो सकती है। आज मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय कर दे कि जो आप इस प्रकार की कोई टीवी लेते हैं, इस प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड लेते हैं, तो उसमें आपका जो है इंटरेस्ट रेट 14% है। तो आप क्या करोगे, आप लोन लेने कम जाओगे। समझ गए आपकी बात। और यही इसकी रेट को अगर वो 8% कर दे तो ज़्यादा जाओगे। तो यहाँ पे कंज्यूमर के ऊपर नियंत्रित लगाने का प्रयास, मतलब कि नियम कठोर बना दो। जब कठोर ऋण बनाओगे तो कम लोग ऋण लेने आएंगे, जब ऋण कम लोग लेने आएंगे तो मांग कम होगी, जब मांग कम होगी तो महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। तीसरा है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। RBI यह तय करती है कि आपको किस क्षेत्र को कितना लोन देना है। मान लो कोई जरूरी क्षेत्र है जैसे कि MSME है तो उसको आप ज़्यादा लोन दो। कुछ गैर फिजूल वाले क्षेत्र हैं जैसे कि कंज्यूमर गुड्स हैं या फिर आपके टीवी, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें महंगाई बढ़ाती है, उसको आप ऋण कम दो। ऐसा करके RBI जो है वो महंगाई को नहीं। 1 सेकेंड पानी ले लो थोड़ा सा। इसके माध्यम से वो क्या कर रहा है, महंगाई को नियंत्रित कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया आपका रैशनिंग। अब बचा आपका मोरल सुएशन, नैतिक आग्रह। तो इसको आप थोड़ा सा एक बार पढ़ो, तो तुम्हें पानी ले लो। हाँ, मोरल सुएशन मतलब नैतिक आग्रह। RBI
बैंकों को बोलती है कि वो समझदार लोगों को लोन दे जो वापस रीपे करते हो, ऐसे लोगों को लोन ना दे जो वापस रीपे ना करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन तो मैंने बता दिया, जिन बैंकों ने चाहे नियम तोड़े हैं तो उनकी बैंक पे जुर्माना लगा दो, उसके ऋण देने पे लोग लगा दो, उसकी शाखाएं बढ़ रही है उसके पर लोन। तो ये बेसिकली कुछ क्वालिटेटिव टूल है। इसका मकसद बाजार में अनुशासन को लाना है और धन के प्रवाह को नियंत्रित करना। आई होप ये चीजें क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोनों टूल पढ़ लिए आपने, इस लाइन को पढ़िए जहां आपके मात्रात्मक उपाय यानी कि जो क्वांटिटेटिव टूल है कौन से थे, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, एमएसएफ, ये जो सारी चीजें थी ये क्या कर रही थी, ये अर्थव्यवस्था में कुल धन की मात्रा को नियंत्रित कर रही, कितना पैसा जाना चाहिए कितना नहीं। अगर महंगाई है तो धन को रोको, तो इसको टाइट करेंगे, उसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और यदि धन नहीं है मतलब कि महंगाई बहुत कम है यानी कि अप्रतिस्पर्धी है, उसको बढ़ाना है, तो क्या करो, इंटरेस्ट रेट्स को कम करो, लोगों के पास पैसा पहुंचने दो, उसको हम एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। उसके बाद जो गुणात्मक उपाय है ये धन के उपयोग के क्षेत्र और दिशा को निर्धारित करते हैं, यानी कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा लोन देना है, एमएसएमई को देना है, आप एक्सपोर्ट को टारगेट कर रहे हो, सर्विस सेक्टर को टारगेट कर रहे हो, या आप एग्रीकल्चर को टारगेट, तो आपको चीजें बड़ी क्लियर होती है, वो गुणात्मक उपाय। तो आरबीआई के यहाँ पे जो दोनों टास्क थे वो हमने बहुत बढ़िया तरीके से कर लिए। तो अपनी ये देखो महंगाई को नियंत्रित करने वाली स्लाइड थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से, जिसके अंदर आपके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये दोनों ही टूल्स हमने बात कर ली। तो ये वाला पोर्शन। अब आते हैं अपन सरकार के पास। सरकार अपनी राजकोषीय नीति के माध्यम से कैसे महंगाई को नियंत्रित करती है, तो क्या है अभी देखते हैं। जब आप सरकार की बात करो तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, विजिबल है ये, आई होप विजिबल होगा। थोड़ा सा और मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। हाँ, अभी देखो आप, राजकोषीय उपाय यानी कि जो उपाय सरकार कर रही है। सरकार क्या कर रही है, सबसे पहले देखो, मान लो महंगाई है, और महंगाई क्यों है, महंगाई इसलिए है कि लोगों के पास पैसा है लेकिन उस पैसे की तुलना में चीजें अवेलेबल नहीं। तो क्या कर सकते हैं अपन, सरकार के पास बहुत सारी खुद की एजेंसियां हैं, बहुत सारी पीएसयू कंपनीज हैं, जैसे कि ऑयल इंडिया है, ओएनजीसी है, एचपीसीएल है। उसके बाद आपका जो आप देखो, अगर आप देखोगे तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स है, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये सरकारी कंपनियां प्रोडक्शन का काम करती है, तो आप इनके माध्यम से उत्पादन को बढ़ा देते हो। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीएसटी। आप जीएसटी की दर को घटा दो। अभी जैसे रिसेंटली सरकार ने जीएसटी की दरें कम करी है, जैसे कि आपकी पहले 5%, 12%, 18%, 28 थी, अब सरकार ने 5% और 18% दो ही दरों को रखा है। तो ये जो दो दरें रखी है, इससे आपने क्या किया, अप्रत्यक्ष कर या जीएसटी है उसको, इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर दिया। क्लियर है। इसके अलावा प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाकर, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दोगे, डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने से क्या होगा, जिनके पास सरकार तनख्वाह दे रही है उनके पास टैक्स बढ़ेगा तो कम पैसा रहेगा, जब उनके पास कम पैसा रहेगा तो वो कम चीजें खरीद पाएंगे। इससे भी सरकार महंगाई को नियंत्रित करती है। आयात शुल्क को घटाओ और आयात को फिर मतलब सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो आप, आयात का जो शुल्क है उसको घटा दो, चीजें जल्दी भारत में आएगी, सस्ती आएगी। निर्यात पर रोक लगाना, जब बाहर नहीं जाएगी चीजें तो महंगाई नियंत्रित होगी, ज्यादा चीजें अवेलेबल होगी। उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इससे क्या होता है ना, जो लीकेज है वो खत्म होता है, बिचौलिए है वो पैसा नहीं खा पाते। फिर कालाबाजारी को रोकना, और सरकार अपने राजकोषीय घाटे को कम करके भी ये कुछ चीजें कर सकती है। तो ये सरकार के फिस्कल उपाय हैं, राजकोषीय नीति लागू करती है और इसके माध्यम से सरकार करती है। अब ये नीचे वाली स्लाइड भी बहुत अच्छी है, इसको भी आप देखो। अब देखो क्या है आखिर फिस्कल पॉलिसी और कैसे इस फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करके सरकार कंट्रोल करती है। देखो फिस्कल पॉलिसी, पहली बात राजकोषीय नीति, ये कौन लेके आती है, सरकार। सरकार क्या करती है, इसके माध्यम से महंगाई को नियंत्रित करती है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब देखो क्या ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी का, भारत की अर्थव्यवस्था में रोजगार को बढ़ाना, इसके अलावा जो हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है उसको बढ़ाना,
उसके बाद लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाना, और ना सिर्फ ये, जो भारत का बाहर के लोगों को पैसा देना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उन सब को नियंत्रित करना फिस्कल पॉलिसी का पार्ट। क्या टूल है सरकार के पास में? सरकार के पास एक तो कर है, टैक्स है, टैक्स को बढ़ाओ कम करो वैसे कर सकते हो। दूसरा, सरकार कितने पैसे खर्च करें, पब्लिक के पास कितना पैसा खर्च करती है सरकार। मान लो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आ रही है, उड़ान योजना आ गई, या फिर आपका मुख्यमंत्री ये जो हमारा मनरेगा योजना है, तो ऐसी योजनाओं के माध्यम से, मुद्रा योजना है, इन योजनाओं के माध्यम से सरकार बहुत पैसा खर्च करती है। यदि आप ज़्यादा पैसा खर्च करोगे तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, तो आपका इंटरेस्ट रेट, मतलब आपका महंगाई है वो बढ़ेगी। अगर आप ये पैसा कम खर्च करोगे तो फिर क्या है, महंगाई कंट्रोल की जा सकती है। इसके अलावा घाटा मैंने बता दिया, फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा, उधार कम लो पैसे, जब पैसे कम लोगे सरकार उधार कम लेगी, तो सरकार के पास पैसे कम होंगे, उससे भी महंगाई नियंत्रित होगी। तो ये सारी चीजें कंट्रोल करने का तरीका है। अब दो प्रकार की होती है, एक एक्सपांशनरी पॉलिसी, एक कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन का मतलब क्या है? एक्सपांशन का मतलब यही है कि हमारी महंगाई की दर बहुत नीचे है, 2% के आसपास, तो उसको बढ़ाना है जरूरी, क्योंकि महंगाई का बढ़ना या एक सीमित दायरे में रहना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको एक्सपांशन पॉलिसी लाओगे, इसमें आप इंटरेस्ट रेट्स वगैरह को कम करोगे, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाओगे, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, लोग खरीदारी करेंगे, और लोग खरीदारी करेंगे तो महंगाई बढ़ने लगेगी, वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी चीज होती है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन, ऑलरेडी बहुत महंगाई है, तो सरकार क्या करती है, लोगों के हाथ से पैसा खींचना है, तो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दो, है ना, जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स था, इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दो, टैक्स को बढ़ा दो, जो आपका आईटी होता है उसको बढ़ा दो। ये टूल्स होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अच्छे से हमने ऑलरेडी देख ली, दोनों टूल्स देख ली, क्लियर। तो ये आपकी बेसिकली वो टूल्स हो गए दोनों। अब ये कुछ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसकी पीडीएफ में ऐड कर रखी चीजें, जिनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बैंक रेट डिस्कस कर चुके हैं, सीआरआर डिस्कस कर लिया हमने, एसएलआर डिस्कस कर लिया। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ 6% लिखी है, ये 20% लिखी है, लेकिन वर्तमान में जो सीआरआर है वो कितनी, 4% है। एसएलआर वर्तमान में कितनी, 18% है। आगे बढ़े, और इसके बाद फिर ये आपका क्या दिया है मैंने यहाँ आपको, रेपो रेट पॉलिसी रेट है, फिर आपका रिवर्स रेपो रेट है बता दी, फिर एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है वो भी आपको पता चल गया। अब इन सब के अलावा ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मैंने आपको हालांकि पिछली क्लास में बताया था, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीए, ये भी सेम रिवर्स रेपो रेट की तरह ही। इसमें क्या होता है, बैंकों के पास सरप्लस पैसा पड़ा, इस सरप्लस पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस सरप्लस पैसे का क्या करें। तो बैंकों ने आरबीआई को बोला कि सर जो हमारे पास सरप्लस पैसा पड़ा है, बैंकों के पास सरप्लस पैसा क्यों आया, क्योंकि आपने डीमोनेटाइजेशन किया, आप कोविड की समस्या आ गई, तो पैसा सारा का सारा बैंक में पड़ा, कोई लोन ले ही नहीं रहा। अब वो पैसा बैंक अगर अपने पास ही रखेगा, तो वो जो कस्टमर, जैसे कि मैंने मेरे बचत खाते के अंदर कुछ पैसा जमा कराया, तो मुझे तो एसबीआई से लोन इंटरेस्ट चाहिए ना, चाहे वो 2%, 2.5%, 3% दे। अब एसबीआई बोलता है कि सर मेरे तो पैसे ऐसे ही पड़े हैं, कोई लोन नहीं ले रहा, क्योंकि अर्थव्यवस्था चल नहीं रही, तो उसकी मेरी गलती तो नहीं है। तो इसीलिए ये बैंक कहाँ गए, ये बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला सर पैसे बहुत पड़े हैं, ग्राहक ऊपर से उनको पैसे देना है, हम बर्बाद हो जाएंगे, और अगर बैंक बर्बाद हो गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो आरबीआई ने बोला ठीक है मैं कुछ करता हूँ। आरबीआई ने फिर ये पॉलिसी, क्या, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। आरबीआई ने बोला जो तुम्हारे पास सरप्लस पैसा पड़ा है वो लाओ और मेरे को दो, और मैं तुमको इसके ऊपर ब्याज दूंगा। और आरबीआई ने कितना ब्याज दिया, 5.25%। अभी जो अगस्त की मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर कितना है, 5.25%। क्या ये आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट, क्लियर है। बस यही लिखा है, बैंकिंग प्रणाली में अधिक तरलता को अवशोषित करने हेतु वाणिज्यिक बैंक अपनी अतिरिक्त धनराशि है आरबीआई में जमा कर सकते हैं, इसके बदले उन्हें ब्याज मिलेगा, कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। ये एलएएफ का फ्लोर है। एलएएफ क्या है सर, चलो एलएएफ बता देता हूं आपको। एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है अभी वर्तमान एग्जाम के हिसाब से, उसको बोलते हैं एलएएफ कॉरिडोर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी में तरलता, एडजस्टमेंट उसको नियमित करना उसका। अब इसके अंदर तीन चीजें रखी गई, एक तो मैंने बताया रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है, ये पॉलिसी रेट है, और वर्तमान में ये कितनी है, 5.5%। अब इसके अलावा हमने पढ़ा था एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या होती है, जब आरबीआई को एक दिन, आरबीआई नहीं बैंकों को एक दिन के लिए लोन चाहिए तो क्या इंटरेस्ट रेट होगी, उसको बोले मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलेंगे। और ये जो आपकी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है
ये रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट कम होती है, तो यानी कि 5.5% है, तो ये कितनी हो जाएगी 5.25%। ठीक है, डन सर। तीसरा क्या है, तीसरा जो है वो है आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। मैंने बोला था धनराशि सरप्लस पड़ी बैंकों के पास और वो पैसा आरबीआई के पास रखेंगे, आरबीआई इनको इंटरेस्ट देगा। इसकी इंटरेस्ट रेट्स है इससे 25 बेसिस पॉइंट कम होती है, तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा होती है ना, एमएसएफ को 5.75 करो, एमएसएफ 5.75 होती है और जो आपका एसडीएफ है वो 5.25%। क्लियर है। तो ये तीन आपकी मेन क्या है, ये बेंचमार्क पॉलिसी रेट है। अब इसके अंदर ये तो पॉलिसी रेट होगी, एमएसएफ थोड़ी सी ज्यादा होती है और एसडीएफ कम होता है। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देती है, एमएसएफ जिसमें एक दिन के लिए इंटरेस्ट रेट है, और एसडीएफ आरबीआई के पास बैंकों का अतिरिक्त धन जमा रहता है। इन तीनों को मिला के जो कॉरिडोर बनता है उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और ये इसका सबसे नीचे वाला रेट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लोर प्राइस। इसको बोलते हैं न्यूट्रल प्राइस बीच वाले को, और जो ऊपर वाला है ये आपका टॉप प्राइस। यही आपका एलएएफ कॉरिडोर है जिसकी चर्चा अभी इसके अंदर हो रही थी। ठीक है, डन। ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ बेसिक टूल थे जिसकी हमने डिटेल में चर्चा ऑलरेडी कर ली। डायरेक्ट एक्शन वगैरह की सारी बात मैंने कर दी, आपको बता दिया, क्लियर हो गया। एकदम फिस्कल पॉलिसी के टूल्स हमने बात कर ली। अब आ गया आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज कि सर मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, बताते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। पहले आप देखो क्या है मॉनेटरी पॉलिसी, थोड़ी सी इसकी कहानी। मॉनेटरी पॉलिसी की स्थापना साल 2016 के अंदर हुई थी और इसको रिकमेंड किया था उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पुराने चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनकी अनुशंसा पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का निर्माण हुआ। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का निर्माण। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना का वर्ष है 1934, इस एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना हुई और इसका मेन मकसद क्या है, भारत की जो मौद्रिक नीति है मॉनेटरी पॉलिसी उसको कंट्रोल करना। और इसका क्या काम मौद्रिक नीति का, इन्फ्लेशन को टारगेट करना। इसके लिए इनको लक्ष्य दिया गया, वो लक्ष्य 4% का, और मैंने बताया था इसमें 2% ऊपर 2% नीचे वेरिएशन हो सकता है, यानी कि 2% से लेके 6% के बीच में जो सीपीआई का आंकड़ा आता है उसमें आपको इसको कंट्रोल। अब ये जो मुद्रास्फीति का लक्ष्य होता है ये 5 साल के लिए जाता है, हर 5 साल बाद इसको सरकार रिवाइज करती है। जनरली ये रेट ही रखती है अगर कुछ बहुत बड़ा उतार चढ़ाव अर्थव्यवस्था में ना हो। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसके अंदर टोटल 6 सदस्य होते हैं। कहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो आप इसमें ऐड कर लेना। इसमें कम से कम कितने सदस्य होते हैं, 6, इसमें आप ऐड कर लेना। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 सदस्य, 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और 3 भारत सरकार की ओर से, और इनका जो हेड होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है, और इनका जो वोट है वो उसको हम कास्टिंग वोट कहते हैं। कास्टिंग वोट का मतलब क्या, मान लो कि वोट सारे बराबर हो गए तो एक एडिशनल वोट देने का अधिकार है इनके पास, किसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के पास, उसको कास्टिंग वोट बोला भाई। क्योंकि 6 सदस्य हैं, ऐसा हो सकता है 3 इधर वोट देते 3 इधर, बराबर हो जाएगा। तब आरबीआई का जो गवर्नर है वो कास्टिंग वोट देगा, तो ये बहुत बड़ी पावर होती है। हर सदस्य के पास 1 वोट। इनकी बैठक है वो हर 2 महीने में होती है, हर 2 महीने में आंकड़े, और 4 बैठक होना जरूरी है। क्लियर है, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है हमारे एग्जाम के हिसाब से, लेकिन बाकी चीजें बहुत जरूरी है। और क्या है, बस मेन इनका क्या काम है, रेपो रेट को तय करते हैं। रेपो रेट हमने ऑलरेडी बढ़ लिया। रेपो रेट क्या होती है, जिसके ऊपर आरबीआई बैंकों को लोन देता है, वो इंटरेस्ट रेट, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, यानी 1 साल से कम, और उसको हम पॉलिसी रेट कहते हैं। वर्तमान में कितनी, 5.5%। अब ये जो रेपो रेट है वही सब कुछ ध्यान रखते हैं। गठन 2016 में सदस्य 6 लिखे हुए हैं यहाँ पे। टाई होने पर निर्णायक वोट कौन देगा, आरबीआई का गवर्नर देगा। और इसके अलावा सीपीआई की इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं और आरबीआई एक्ट 1934 को अधिकार देता है। तो ये आपके अभी वर्तमान चेयरमैन साहब हैं, इनका नाम आप जानते हैं कोई, क्या है, ये संजय मल्होत्रा सर हैं। इससे पहले शक्तिकांत दास सर थे, तो ये भी संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के चेयरमैन। रेपो रेट कितनी है, अभी 5.5% है, मैंने आपको बताया ही था। इसके बाद एमएसएफ 0.25% ज़्यादा होती है, ये रही। बाकी बस बेसिक कॉमन चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली महंगाई का टॉपिक जो हमको डिस्कस करना था हमने कर। तो महंगाई, इन्फ्लेशन, जिसके अंदर हमने सीपीआई देखा, डब्ल्यूपीआई देखा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखी, महंगाई के प्रकार देखे, उसके उपाय देखे, सरकार क्या करती है, आरबीआई क्या करता है, इन सब टूल्स के साथ किस प्रकार से महंगाई को टैकल किया। और टेलीग्राम के चैनल पे जो लास्ट हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे
जो पॉइंट्स डिस्कस हुए, जो चीज़ें बाहर निकल के आई, उनको मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पे शेयर, टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे शेयर पे दे रखा है। अगर आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज्ञान जितना बढ़ाएंगे उतना फैलता है, और ज्ञान को डिस्कस करने से ज्ञान का आपका उद्धार ही होता है। तो ये इंडिविजुअली सबके लिए बेनिफिशियल होता है। एसआई को जो फोकस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस करें, प्रश्न लगाएं, टॉपिक देखें, उसको हल करें, अच्छे सवालों को करें। ये चीज़ें आपको भविष्य में आगे लेके जाएगी। 5 अप्रैल को एग्जाम निर्धारित है, आज भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 6 साढ़े 6 महीने हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है, आप संपर्क करना चाहते हैं, तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, उन पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं कि सर हमें इस प्रिपरेशन में ये प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ, और कैसे मुझे मेरे का ग्रुप बनाना है, मेंटरशिप कैसे करनी है। तो इन चीज़ों के लिए कोई आप हेल्प चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। जय हिंद।